नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 4 जनवरी के बाद विधानसभा चुनाव में जीते हुए 27 विधायकों की बढ़ सकती है बिहार में मुश्किलें और हो सकता है निर्वाचन रद्द। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मंत्री विजेंद्र यादव के निर्वाचन को मिल गई है चुनौती। पटना हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम के खिलाफ डाल दी गई है याचिका, जिसके बाद मंत्री जी की सदस्यता रद्द होने का संकट मंडरा रहा है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को लेकर अन्ना हजारे ने तोड़ी चुप्पी और मोदी सरकार को दे दी चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार 4 जनवरी के बाद विधानसभा चुनाव में जीते हुए 27 विधायकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कम अंतर से जीते विधायकों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। दरअसल पराजित प्रत्याशियों ने पटना हाईकोर्ट में दस्तक दे दी है। मामला दर्ज हो चुका है। न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुति और लिस्टिंग भी हो चुकी है। आगामी 4 जनवरी को अदालत खुलने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बता दें कि मुकदमा दर्ज कराने वाले 8 प्रत्याशी राजद के हैं, जबकि 6 प्रत्याशी कांग्रेस के हैं। वहीं 5 निर्दलीयों को भी विधायकों की जीत पर आपत्ति है। इसके अलावा सत्ता पक्ष के भी 5 प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया है, जिनमें 3 जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जबकि भाजपा के 2 हैं। माकपा और बसपा के भी एक प्रत्याशी हैं। 2 प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को ही पार्टी बनाया है। इन्हीं में से एक मामला विधान परिषद का भी है। टिकरी के कांग्रेस प्रत्याशी सुमंत कुमार का आरोप है कि रिटर्निंग अफसरों ने पक्षपात करके जीतने के बाद भी हारा हुआ घोषित कर दिया है। बता दें कि जिन विधायकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उनमें 9 विधायक जेडीयू के हैं, जबकि भाजपा के 6 विधायक हैं। राजद के भी 7 विधायक हैं, जिन्हें हारे हुए प्रत्याशियों ने अपने निशाने पर ले रखा है। कांग्रेस, माले, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोजपा के एक विधायक के विरुद्ध भी मामला दर्ज है। वहीं भाजपा के विधान परिषद नवल किशोर यादव की जीत को भी निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश कुमार सिन्हा ने चुनौती दी है। हाईकोर्ट अधिवक्ता शशि भूषण मंगलम ने बताया कि नियमों के अनुसार चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद से 45 दिनों के अंदर कोई भी प्रत्याशी परिणाम को चुनौती दे सकता है। इसी कड़ी में हारे हुए 29 प्रत्याशियों ने मतगणना में गड़बड़ी एवं अन्य आरोपों में 27 विधायकों के खिलाफ 24 दिसंबर तक अलग अलग तारीखों में मुकदमा दर्ज कराया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्री विजेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती, पटना हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम के खिलाफ याचिका। जी हां दोस्तों, नीतीश कैबिनेट के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के निर्वाचन को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। विधानसभा चुनाव में सुपौल विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रहे अनिल कुमार सिंह ने चुनौती दी है। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने नामांकन पत्र में जानकारी छुपाई है। शिकायत के बाद अधिकारी ने नहीं की कार्रवाई। सुपौल विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अनिल सिंह में स्क्रूटनी के दौरान विजेंद्र यादव के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराया था, लेकिन उनका आरोप है कि निर्वाचित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल ने इस पर उचित निर्णय लेते हुए आदेश नहीं दिया। अनिल कुमार सिंह ने आरटीआई के जरिए विजेंद्र प्रसाद यादव के नामांकन पत्र समेत सभी चुनाव संबंधी अभिलेख निर्वाचित पदाधिकारी से प्राप्त किया है और उसी के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। लाखों रुपए है बकाया। प्रत्याशी की तरफ से हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उसमें आरोप लगाया गया है कि विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा निहित वैध जमानत की राशि जमा नहीं की गई, सबमिट प्रपत्र में शपथ पत्र भी नहीं भरा गया और साथ ही साथ शपथ पत्र में अर्जित संपत्ति पत्र देनदार का पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया है। एक गैर सरकारी संस्था का अस्थायी सदस्य होने के बावजूद उनके द्वारा इसकी जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी गई है। गैर सरकारी संस्था पर सरकार का लाखों रुपया बकाया है। विभाग के मंत्री का 5 लाख का बिजली बिल बकाया। इतना ही नहीं, याचिका में यह भी कहा गया है कि विजेंद्र प्रसाद यादव के पटना स्थित सरकारी आवास एक स्टैंड रोड में बिजली कनेक्शन का 5,61,316 बकाया है, जबकि विजेंद्र यादव ने नामांकन पत्र में बिजली का बकाया 0 बताया। इतना ही नहीं, अपराध के संबंध में जानकारी दिए जाने वाले कॉलम को भी खाली छोड़ दिया गया, जो बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन है। अगर याचिका में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की मुसीबत बढ़ सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर अन्ना हजारे ने तोड़ी चुप्पी, मोदी सरकार को चेतावनी। जी हां दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने उनकी किसानों के संबंध में की गई मांगों के केंद्र द्वारा जनवरी अंत तक मंजूर नहीं किए जाने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रालेगढ़ सिद्धि गाँव में अन्ना ने कहा कि वह किसानों के लिए पिछले 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों के हल के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
83 वर्षीय हजारे ने कहा, सरकार केवल खोखले वादे करती है, इसलिए मुझे उस पर अब कोई विश्वास नहीं है। देखते हैं सरकार मेरी मांगों पर क्या कदम उठाती है। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है और मैंने उन्हें जनवरी अंत तक का वक्त दिया है। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई मैं फिर भूख हड़ताल करूंगा। यह मेरा आखिरी प्रदर्शन होगा। अन्ना हजारे ने 14 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि MS स्वामीनाथन समिति की अनुशंसाओं को लागू करने और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को स्वायत्तता प्रदान करने संबंधी उनके मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो वह भूख हड़ताल करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ बागाड़े ने हाल ही में हजारे से मुलाकात भी की थी और उन्हें केंद्र द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के बारे में अवगत कराया था। हजारे ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर 8 दिसंबर को किसान संगठनों के भारत बंद के समर्थन में उपवास रखा था। गौरतलब है कि केंद्र सितंबर से पारित इन तीनों कृषि कानूनों को जहां कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से MSP और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे। किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर एक ही महीने में अधिक समय से इन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशील मोदी ने अपनी ही पार्टी को घेरा। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने पार्टी के दिवंगत नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती को सोमवार को श्रद्धांजलि दी। सुशील मोदी की श्रद्धांजलि के बाद बीजेपी के उनके सहयोगियों की आलोचना तेज हो सकती है। विपक्षी पार्टियां पहले से ही कृषि कानून को काला कानून बताकर सरकार पर निशाना साध रही हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी ने कहा, अगर अरुण जेटली जिंदा होते तो किसानों का आंदोलन इतने लंबे समय तक नहीं चलता, वह कोई न कोई समाधान निकाल लेते। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से किसानों की कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। सरकार किसानों को मनाने और कानूनों को लेकर गतिरोध समाप्त करने में नाकाम रही है। किसान अब भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सुशील मोदी ने सोमवार सुबह कहा, मैं आश्वस्त हूं कि अरुण जेटली आज जीवित होते तो किसान जिस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसको लेकर आंदोलन चल रहा है, वह निश्चित रूप से इसके लिए समाधान तलाश लेते। बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी को केंद्र में बुलाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सुशील मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के किसानों को नीतीश सरकार का बड़ा झटका, 63 कृषि उपकरणों पर सब्सिडी खत्म। जी हां दोस्तों, बिहार के किसानों को नए साल पर नीतीश सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। राज्य सरकार ने किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी के दायरे से 63 चीजों को बाहर कर दिया है। बिहार के किसानों को अब खेती बाड़ी के काम में आने वाले मात्र 17 कृषि उपकरणों पर ही सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने कृषि उपकरणों पर दी जाने वाली सब्सिडी का बजट 163 करोड़ से घटाकर 23.69 करोड़ कर दिया है, जो पहले से मोटा मोटी 15% रह गया है। पहले बिहार में सरकार 81 कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देती थी। बिहार सरकार के ताजा फैसले में पराली जलाने को लेकर फैलने वाले प्रदूषण की चिंता साफ नजर आती है। राज्य सरकार ने जिन 17 उपकरणों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है, उसमें ज्यादातर वेस्ट मैनेजमेंट यानी खेती के कचरे के बेहतर निपटारे में उपयोगी है। केंद्र सरकार इन 17 उपकरणों के अलावा 16 दूसरे तरह के कृषि उपकरणों पर अलग अलग स्कीम के तहत किसानों को सब्सिडी दे रही है। बिहार सरकार ने जिन उपकरणों पर सब्सिडी हटाई है, उनमें कंबाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर्स, पावर थ्रेसर्स शामिल हैं। जिन उपकरणों पर सब्सिडी जारी रखी गई है, उसमें ब्रश कटर, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, मिनी राइस मिल, मिनी ऑयल मिल। कृषि विभाग के एक सीनियर अफसर ने बताया, इस साल कृषि उपकरण सब्सिडी का फोकस वेस्ट मैनेजमेंट है, जिससे पराली जलाने की चुनौती से निपटा जा सके और राज्य में इस वजह से प्रदूषण कम हो। अधिकारी ने कृषि उपकरण सब्सिडी का बजट कम करने पर कहा कि कोरोना की वजह से राज्य की माली हालत खराब है और उपलब्ध वित्तीय संसाधन में जो बेहतर किया जा सकता था, वो सरकार ने किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नहीं चाहिए तानाशाही चलाने वाला साथी, बीजेपी के लिए AIADMK का कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, भाजपा नीत NDA में सहयोगी दल AIADMK ने भगवा दल को सख्त संदेश दिया है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी ने सोमवार को कहा कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ऐसे सहयोगी की जरूरत नहीं है अगर वो तानाशाही करने जा रही है। पार्टी ने कहा कि ऐसी स्थिति में वो गठबंधन की दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। पार्टी ने रविवार को फिर दोहराया कि अगले विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी AIADMK का चेहरा होंगे। पार्टी का बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पलानीस्वामी के बतौर CM उम्मीदवार होने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सांसद और तमिलनाडु चुनाव में डिप्टी कोऑर्डिनेटर KP मुन्नुसामी ने
रविवार को कहा कि चुनाव में एआईएडीएमके गठबंधन का नेतृत्व करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी तानाशाही चलाना चाहती है तो उनका गठबंधन में हिस्सा न बनने के लिए स्वागत है। तमिलनाडु में 2021 के अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। बता दें कि तमिलनाडु से भाजपा का कोई विधायक या सांसद नहीं है। इधर पिछले 9 सालों से सत्ता में रहने के चलते सत्तारूढ़ एआईएडीएमके को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है। पिछले साल पार्टी ने लोकसभा चुनाव भाजपा संग गठबंधन में लड़ा। पार्टी ने इसके साथ ही स्पष्ट किया कि सहयोगी भाजपा को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने पर भगवा दल को सरकार में शामिल नहीं किया जा सकता। पार्टी ने कहा कि भाजपा तमिलनाडु की द्रविड़ भूमि में कोई पहचान नहीं बना सकती। पार्टी ने अपनी पहली चुनावी रैली में संकेत दिया कि भाजपा को चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए पलानीस्वामी की उम्मीदवारी का समर्थन करने और सरकार में उसकी गैर भागीदारी जैसी शर्तों को मानना चाहिए, और यदि नहीं तो वह 2021 के अपने चुनावी विकल्पों पर दोबारा विचार कर लें। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।